गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। हम लोग अपना जो अभी चैप्टर कर रहे थे वो हम पढ़ रहे थे पादप प्रसरण या प्लांट डिस्पर्सल के बारे में, कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ के बीजों का कहीं ओरिजिन होता है, फिर विभिन्न साधनों की सहायता से उनका प्रसरण होता है या माइग्रेशन होता है या डिस्पर्सल होता है, कि वो अपनी जगह से कई कारकों के द्वारा दूर दूर के एरिया तक पहुंचते हैं और जहां पर भी उनको उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं वहां पर वो विकसित हो जाते हैं। इस क्रम में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से विसरण की क्या प्रकृति और कारक होते हैं, बीजों के क्या गुण होते हैं, बीज परिवहन के कारण क्या होते हैं, और जो ये बीजों का विसरण है उसकी सीमा किस प्रकार से निर्धारित होती है। इसी क्रम में हम आज आगे अपना जो 4th पॉइंट है हम उससे अपना अध्ययन आज का स्टार्ट करेंगे कि इनकी सहन शक्ति या सहन सीमा क्या होती है और वो किस प्रकार से इस डिस्पर्सल को प्रभावित करती है। तो बीजों की विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं को सहन करने की क्षमता बीजों के विसरण और पौधों के प्रसरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो एक ऐसा फैक्टर होता है जो वहाँ पर उसकी दूरी को, उसके डिस्पर्सल को डिसाइड करता है। ये हमें पता है कि बीजों के उत्पादन की दर और उनके परिवहन के जो साधन होते हैं उनकी क्षमता का बीजों और पौधों के विसरण और स्थानांतरण पर प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि यह इम्पॉर्टेंट होता है कि बीजों की नए आवास और पर्यावरण में सहनशीलता की क्षमता हो या वो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर सके, स्थानीय परिस्थितियों में अपना अस्तित्व बनाए रख सके, तभी वो वहाँ पर स्थापित होता है। अनुकूल करने में सहनशीलता की सीमा ही अधिक होती है, उतना ही उसके जीवित रहने, विस्तृत क्षेत्र में व्यापक वितरण फैलाव के अवसर और संभावनाएं अधिक होती है। जो जीव जिसमें जितनी सहन शक्ति होगी या जिसकी रचना इस प्रकार की होगी कि वो बहुत एडवर्स परिस्थितियों को भी सहन कर लेगा, उस जीव के स्थापित और अंकुरित होने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती है। भाई जिसमें क्षमता नहीं है वो वैसे ही नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसमें कैपेसिटी नहीं है उन सब चीज़ों को सहने की। पर जिस जीव बीज में ये सारी चीज़ें अधिक होती है, सहन शक्ति की सीमा अधिक होती है, वो अधिक विकसित होते हैं, दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर अपना अंकुरित हो जाते हैं। उसके अतिरिक्त एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे, वो है महाद्वीपीय प्रवाह, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जिसे हम कहते हैं, कि महाद्वीपीय विस्थापन और प्रवाह द्वारा पौधों का भूमंडलीय स्तर पर विसरण और प्रसरण होता है। हमने देखा था कि क्रिटेशियस युग में विकसित पुष्पी पौधों के विश्व वितरण की महाद्वीपीय प्रवाह पर के आधार पर, मतलब हम उसको बेस बनाकर उनकी व्याख्या कर सकते हैं या उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब स्थानों पर ग्लोस्टोपिस वनस्पति का वर्तमान समय में पाया जाना इस प्रवाह के कारण ही संभव हो पाया है। ये प्रवाह हुआ था, इससे जो बीजों का जो प्रसरण हुआ था उससे ही ये इस प्रकार की वनस्पति इन महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे पादप विसरण में मनुष्य की क्या भूमिका रहती है। तो हम ये देखते हैं कि प्लिस्टोजन हिमानीकरण के बाद मानव अपने बुद्धि, कौशल और तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप जीव मंडल के पर्यावरण में सबसे सशक्त और प्रभावी परिवर्तनकर्ता के रूप में सामने आया है। मानव का ये है कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मानव अपने सर्वाइवल के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता रहता है, वो निरंतर अपने आप को रिफाइन करता रहता है। और क्यों करता रहता है? ताकि वो इस प्रकृति का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो मानव ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे या अनचाहे रूप से, जीव मंडल में प्रत्येक जीव और उसके आवास को प्रभावित किया है। उसने पादप और जीवों के विकास की दिशा को बदला है, उनके प्रजनन और विकास की रफ्तार पे अपना कंट्रोल किया है। मानव ने जानबूझकर पौधों की नई प्रजातियों
और अप्राकृतिक चयन का सृजन किया है। विभिन्न प्रकार के पौधों में वो जो एक तरह से हम ये मानते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग करके नई प्रजातियों का निर्माण किया है। वनस्पति संजनन को बढ़ावा दिया है। मानव के विभिन्न विधियों द्वारा पादप के वितरण, विसरण, सामाजिक संयोजन को प्रभावित किया है। यह हमें अच्छे से पता है ही कि मानव जो निरंतर तकनीकी और हर तरह की उन्नति करता जा रहा है, इसका प्रयोग वो प्राकृतिक चीज़ों पर भी कर रहा है और अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए वो हर चीज़ को बहुत अपने अनुकूल बनाता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी उसमें एक तरह की ग्रीड आ गई है, लालच आ गया है, और वो जो प्रकृति है उसको कहीं ना कहीं जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके विकास की दिशा को बदलने का प्रयास कर रहा है। जो प्राकृतिक प्रोसेस है प्रजनन और विकास का, उसकी रफ्तार में वो कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। तो अपने विध्वंसक कार्यों के द्वारा, कौन से विध्वंसक कार्य इसमें हम ये देखेंगे, बीजों का विनाश कर रहा है, वनों का विनाश कर रहा है कृषि के लिए। जो प्राकृतिक वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन है, उसको काट रहा है, उस वनों को जला रहा है, अनियंत्रित चराई कर रहा है। तो इस प्रकार से वो अपने विध्वंसक कार्यों के द्वारा निरंतर प्रकृति पर प्रभाव डाल रहा है। नए प्रकार की वनस्पतियों का आविष्कार कर रहा है और उनकी स्थापना कर रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मानव गतिविधियों के कारण जिनका बहुत नेगेटिव रूप में प्रसरण हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, हमने पार्थेनियम या कांग्रेस ग्रास के बारे में सुना है। ये एक ऐसी वनस्पति होती है जो बहुत ही नुकसान करती है। आप अगर इससे लोगों को बहुत एलर्जी होती है। अगर ये आपको कहीं टच हो जाए तो आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इसको निकाल के भी जलाते हो तो जो धुआं निकलता है उसमें एक इतना कड़वापन होता है। तो ये वनस्पति एक बहुत नेगेटिव रूप में हमारे सामने आती है। पर जब ये वनस्पति भारत में कैसे आई थी कि एक बार किसी देश ने भारत को सहायता के तौर पर बहुत सारा गेहूं भिजवाया था, और कहते हैं कि उस गेहूं में ही इसके बीज थे, और ये जहाँ जहाँ पे ये सहायता के तौर पर पहुँचा वहाँ पर ये वनस्पति बहुत तेज़ी से फैली। और कहीं की बात मैं नहीं कहूँगी, अगर आप अलवर में ही देखें तो आपको रोड के दोनों साइड इस प्रकार की ये कांग्रेस ग्रास या पार्थेनियम दिखाई देगी, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव डेवलपमेंट हो गया है वेजिटेशन का। वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और हमारे यहाँ पे वो इस कदर फैल गई है कि उसको निकालना, उसको हटाना या उसका नाश करना एक हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम हो गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम नई नई चीज़ें हमारे सामने देखने को आती है। इसी तरह हम यूकलिप्टस के पेड़ की बात करते हैं। ये पेड़ उन जगह के लिए होता है जहाँ पर दलदल होता है, क्योंकि इसमें ज़मीन की नमी को सोखने की क्षमता होती है। परंतु कमर्शियल तौर पे देखा जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छे दाम में इन पेड़ों को ख़रीद लेते हैं। तो हमने इस पेड़ को राजस्थान जैसे राज्य में लगा दिया, जहाँ पर पानी की वैसे ही जो जल का स्तर है वो ज़मीन से बहुत नीचे है, और इस पेड़ ने उस स्थिति को और भी ख़राब कर दिया। परंतु हमने अपनी आवश्यकता के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये गलत प्लांटेशन किया, और इसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि जो जल का स्तर है वो और भी नीचे चला गया, और एक ये परमानेंट प्रॉब्लम हो गई। अब हम इसको अब कोई रिपेयर नहीं कर सकते। जो नुकसान हमने कर दिया उसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ जो है वो हुई है। तो मानव इसमें क्या करता है कि वो अपने मौलिक स्थान से इन वनस्पतियों को हटाकर अन्य स्थानों पर उसका रोपण कार्य कर देता है। कृषि कार्य के लिए प्राकृतिक वनस्पति को हटा देता है। आवास निर्माण के लिए प्राकृतिक वनस्पति को हटाता है। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए पेड़ों को काटता है, अपनी लकड़ी की आवश्यकता पूरी करने के लिए, ईंधन की आवश्यकता पूरी करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो सारी सिचुएशंस हैं, और इस प्रकार मानव इन सारे पादप विसरण में कहीं ना कहीं अपना योगदान देता है। फिर हम बात करते हैं कि मानव के द्वारा निर्मित नए आवासों में पादपों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो होता है शिविर अनुयायी या खरपतवार। वो क्या होते हैं कि मूल वनस्पति के बीच में इस प्रकार से निकल जाते हैं।
इस तरह के पौधों में विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय दशाओं को की सहनशीलता होती है और बीजों के उत्पादन की तीव्र गति के कारण उनका विस्तृत क्षेत्रों में व्यापक विसरण और वितरण हुआ है। दूसरा, आवर्धिक फसलें। मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ प्रजातियों का चयन करके उनका घरेलूकरण किया है, उनका पालतूकरण किया है या डोमेस्टिकेशन किया गया है। उसने ऐसे पौधों को उसने कल्टीवेटर्स कहा है, जिसमें हम देखते हैं गन्ना है, धान है, गेहूं, कपास, फूल आदि हैं। और दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका को रोपण का घर बताया गया है, जहाँ पे सर्वप्रथम फसली पौधों द्वारा मानव के द्वारा पालन हुआ था। खाद्यान्न पौधों के 4 उत्पत्ति केंद्र बताए गए हैं, जिसमें ग्वाटेमाला मेक्सिको का क्षेत्र, जहाँ सर्वप्रथम मक्का का पालन किया गया और बाद में यहाँ पर सेम और सीताफल का विकास हुआ और यह फिर इसका यहाँ से विसरण, मतलब इसका जो ओरिजिन स्तर था ये ग्वाटेमाला मेक्सिको थे और वहाँ से फिर इसका डिस्पर्सल या विसरण हुआ। उत्तरी भारत से पूर्वी रूम सागर तक का क्षेत्र जो है, वहाँ गेहूँ, जौ, राई, जई का सर्वप्रथम पालन हुआ और वहाँ से फिर मानव के द्वारा इसका अलग अलग स्थानों पर विसरण किया गया। उत्तरी चीन में, अगर हम उत्तरी चीन की बात करते हैं तो उत्तरी चीन में ज्वार, बाजरा, सोयाबीन की पालतू फसलों के रूप में वहाँ पे उत्पत्ति हुई, फिर वहाँ से इसका डिस्पर्सल हुआ। अबिसीनिया का जो उच्च प्रदेश है, वहाँ सोरगम की उत्पत्ति हुई और फिर वहाँ से इसका विसरण हुआ। तो विगत 400-500 वर्षों से मानव द्वारा नवीन क्षेत्रों में अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, यातायात के तीव्रतम साधनों का विकास के फलस्वरूप मानव के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरण के साथ साथ पादपों और पक्षियों का बड़े पैमाने पर विसरण हुआ है। यूरोप में आलू, मक्का, तंबाकू को लाया गया। दक्षिणी अमेरिका से रबर और सिनकोना का दक्षिणी पूर्वी एशिया में आगमन हुआ। एशिया से गेहूं, जौ, जई, राई, सन, गन्ना, चावल, केला आदि कृषित पौधों के विसरण और प्रसार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। तो आपको ये याद रहे कि मानव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए गए पौधों उसके लिए स्वयं के लिए एक समस्या भी बन गए हैं। जिस तरह अभी हमने यूकलिप्टस या कांग्रेस ग्रास की बात की, इसका एक और उदाहरण हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पशुओं के चारे के लिए जब दक्षिणी अमेरिका से, साउथ अमेरिका से प्रिकी पियर कैचेस लाए गए, तब से इनमें तीव्र गति से इतनी वृद्धि हुई कि यहाँ पर प्राकृतिक चारागाह का इस पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा और एक तरह से वहाँ पर इस पौधे की एक नेगेटिव ग्रोथ हो गई। और नेगेटिव ग्रोथ होने का क्या होता है कि प्राकृतिक वनस्पति पर उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये मानव द्वारा जो डिस्पर्सल हुआ है, एक तो प्राकृतिक तौर पर होता है, एक मानव के द्वारा जो डिस्पर्सल हुआ है उसके कई नेगेटिव उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। और अपने स्थान से दूसरे स्थान पर ये जब वनस्पति पहुंचती है तो या बीज पहुंचते हैं और वहाँ पे विकसित होते हैं, तो कई बार वो स्थानीय परिस्थितियों पर एक विपरीत प्रभाव डालते हैं और उस प्रभाव का रिज़ल्ट क्या होता है कि आने वाले सालों में वहाँ पर वो स्थानीय वनस्पति को नष्ट करने लगते हैं, उन पे प्रभाव डालने लगते हैं या उनको विकसित नहीं होने देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ का जो इको बैलेंस है या वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र का एक तरह से जो संतुलन है, वो संतुलन उससे व्यापक रूप में प्रभावित होता है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो क्षेत्र एक पर्यावरणीय समस्या से रूबरू हो जाता है और धीरे धीरे ये जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बढ़ती रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने एक बेसिक आइडिया लिया कि प्रसरण क्या होता है, किनके द्वारा होता है, किस प्रकार से होता है, बीज की क्या प्रकृति होती है और ये इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव द्वारा प्रसरण में क्या योगदान रहता है और किस प्रकार से वो नेचुरल प्रोसेस के मार्ग में एक बाधा खड़ी करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया हमने लिया। इसके PDF भी मैंने आपको भेज दिए हैं, आप उन नोट्स को देखते जाइए
और साथ में जो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं आप उनको भी देखिए, साथ साथ करते जाइए। उससे आपको क्या सुविधा होगी कि ये चैप्टर्स आपके प्रिपेयर होते जाएंगे। कल की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।